नमस्कार मित्रों, हिंदी की खूबसूरत और उम्दा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए जानी मानी हिंदी लेखिका पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी रेखा के पार। प्रस्तुत है कहानी रेखा के पार। स्टेशन पर उतरते ही निगाहें भाई को तलाशने लगी थीं। भले ही घर दूर नहीं, जगह भी जानी पहचानी है, घर अकेले भी आसानी से पहुंच सकती हूँ। फिर भी विश्वास था कि भाई जरूर आएंगे। अब तो उनके पास कार है, अतः हो सकता है भाभी साथ आ गई हूँ। किसी को न पाकर मन उदास हो गया। ऑटो करके घर पहुंची तो घर पहचान नहीं पाई। शायद पूरा तुड़वा कर नए सिरे से बनवाया गया था। नेम प्लेट पढ़कर कॉल बेल बजाई तो दरवाजा एक नेपाली ने खोला और पूछा, आप मीता मेम साहब हैं ना, साहब की बहन? मेरे हाँ में सिर हिलाने पर वो मेरा सामान अंदर ले गया और बोला, साहब और मेम साहब घर में नहीं हैं, 2-3 घंटे में आ जाएंगे। विक्की बाबू कॉलेज गए हैं। भाई भाभी के कई बार किए गए आग्रह पर इस बार मैंने यहाँ आने का मन बना लिया था, लेकिन बच्चों ने मूड खराब कर दिया। आपको जाना है तो जाओ, हमें वहाँ बोर होने नहीं जाना। तब पति ने हिम्मत बंधाई थी, घर और बच्चों की चिंता मत करो, 5-6 दिन में संभाल लूँगा, तुम मिल आओ। फिर भी बच्चों को पहली बार अकेला छोड़कर आते मन दुखी था, इसीलिए 5 दिन का प्रोग्राम बनाया। 2 दिन तो आने जाने के ही हो जाएंगे, 3 दिन यहाँ रह लूँगी। घर आए मुझे 2 घंटे हो चुके थे। स्नान करके खाना भी खा चुकी थी, किंतु भाई भाभी ने फ़ोन द्वारा ये जानने की भी औपचारिकता नहीं निभाई कि मैं घर पहुंची भी हूँ या नहीं। आते ही भाभी ने कहा था, सॉरी मीता, हम तुम्हें घर में नहीं मिल सके। हमारे एक घनिष्ठ मित्र 4 वर्ष बाद सपरिवार कल ही विदेश से आए हैं। हम उन्हें डिनर पर बुलाना चाह रहे थे, लेकिन शाम को वो फ्री नहीं थे, अतः उन्हें होटल में लंच पर निमंत्रित कर लिया था। हम लोग विक्की को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाह रहे हैं। इन मित्र से कुछ मदद मिल सकती है। लंच के बाद उन्हें उनके घर तक छोड़ना था, बस इसी में देर हो गई। तुमने खाना तो ठीक से खाया ना? मैं बहादुर को सब समझा कर गई थी। मैं सोच रही थी, ये मित्र 4 वर्ष बाद आए हैं तो मैं भी कोई रोज़ आकर नहीं बैठी रहती। मैं भी 6 वर्ष बाद यहाँ आई हूँ, थोड़ा ख्याल तो मेरा भी करना चाहिए था। अभी उन्हें आए 15-20 मिनट ही हुए होंगे कि भाभी भाई से बोली, सुनो तुम थक गए होगे, जाकर सो जाओ, फिर शाम को तुम्हें क्लब भी तो जाना होगा। भाई ने 2-4 वाक्यों में पति और बच्चों की खैरियत पूछने की औपचारिकता निभाई और जम्हाई लेते हुए अपने कमरे में चले गए। तभी भाभी ने सूचना दी, मीता 3 घंटे बाद मुझे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक स्लम एरिया में जाना है। वहाँ निरीक्षण के लिए मंत्री महोदय आ रहे हैं। घर में बोर होगी, तुम भी चलो ना। सफ़र में थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, मैं भी थोड़ी देर आराम करके आती हूँ। मुझे ड्राइंग रूम में ही बैठा छोड़कर उन्होंने अपना बेडरूम बंद कर लिया था। मैं रुआसी हो गई थी। सच, इन्हें तो जरा भी एहसास नहीं। मैं पति और बच्चों को अकेला छोड़कर पीहर के प्रति अपने इस एक तरफा मोह पर पछताई थी। भाभी के उठने तक मैंने स्वयं को संयत कर लिया था और उनके साथ चल दी थी। रास्ते पर भाभी बताती रही थीं कि कहाँ कहाँ उनके इंटरव्यू छपे, कौन कौन से सम्मान व अवार्ड उन्हें दिए गए, समाज में कितना सम्मान मिला है। सच, सोशल वर्क की लाइन बहुत अच्छी है। बड़े बड़े लोगों से परिचय बढ़ता है और ज़रूरतमंदों गरीबों के लिए कुछ कर पाने से आत्मसंतोष भी मिलता है। एक सोशल वर्कर ने सूचना दी थी कि टीवी कैमरा वालों, प्रेस फोटोग्राफरों और संवाददाताओं को भी सूचित कर दिया गया है। ये लोग वैसे चाहे ना भी आएं, किंतु मंत्री के नाम पर आ ही जाते हैं। उस बस्ती में जाकर मुझे लगा कि भाभी के साथ मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। पहले की अपेक्षा इस बस्ती में काफ़ी सुधार नज़र आ रहा था। पक्की नालियाँ, पक्के शौचालय बन गए थे, जगह जगह कई हैंडपाइप लगे हुए थे। भाभी ने बताया कि 7-8 वर्षों से इस बस्ती के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। पिछले वर्षों इस बस्ती में हमने 5-6 कमरों की एक इमारत भी बनवाई थी। उसमें एक डिस्पेंसरी चलती है। एक हॉल में सिलाई कढ़ाई सेंटर चलता है। बस्ती के बच्चों के पढ़ने के लिए बालवाड़ी की भी व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए एक कमरा अलग है, जहां वो टेप रिकॉर्डर पर भजन सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। हाँ, ये काम आपकी संस्था ने अच्छे किए भाभी, मैंने कहा। तभी एक औरत ने आकर भाभी को सलाम किया और मुझे देखकर मुस्कुराई।
भाभी तो आगे बढ़ गईं। वो महिला मेरे साथ चलने लगी। अम्मा, आप बहुत दिनों बाद आए यहाँ। हम तो आपको बहुत याद करते हैं। लगता है आप हमें नहीं पहचाने। हम हैं जरीना बी। हाँ जरीना बी, वाकई मैंने आपको नहीं पहचाना। आप 7-8 बरस पहले यहाँ आए थे। हमारा मर्द शराब पीकर हमको बहुत मारता था, सब पैसे छीन कर ले जाता था। मुझे बहुत वर्ष पहले की वो घटना याद आई। भाभी के साथ उस वर्ष भी मैं यहाँ आई थी। एक औरत ने रो रो कर अपनी कथा भाभी को सुनाते हुए अपनी पीठ पर पड़े मार के नीले निशान दिखाए थे। भाभी के लिए तो इस तरह की घटनाएं आम बात थीं, किंतु मैं सकते में आ गई थी। वही थी जरीना बी। बहुत देर तक वो मुझसे बातें करती रही थी। तभी उसने बताया था कि उसका मर्द रिक्शा चलाता है और सारे पैसे दारू में उड़ा देता है। कम पड़ने पर मारपीट कर उससे छीन ले जाता है। बातों के बीच ही उसने बताया था कि उसकी 2 बेटियां हैं। तब मैंने उसे सलाह दी थी कि यदि अपने दुखों को और नहीं बढ़ाना चाहती तो इन्हीं बच्चों में संतोष कर इनको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाओ व तीसरे बच्चे का ख्याल दिल से निकाल दो। उसने कहा था, हम भी यही चाहते हैं अम्मा, लेकिन हमारा मर्द नहीं मानता। ना वो खुद ऑपरेशन कराता है, ना हमें कराने देता है। कहता है औलाद तो अल्लाह की नियामत है, उसके काम में दखल मत दे। पढ़ा लिखा नहीं है, उसके संगी साथी भी वैसे ही हैं। नए ज़माने की बात ही नहीं समझता वो। जब से ये पढ़ी लिखी बहनें हमारे बस्ती में आने लगी हैं, तब से हम लोगों के सोचने समझने के तरीके में बहुत बदलाव आया है। हम समझ गए हैं कि हमारी गरीबी का कारण ये ढेर सारे बच्चे ही हैं। आपको नहीं मालूम अम्मा, हम बचपन से बहुत तकलीफ़ पाए हैं। हमारी अम्मी 15वां बच्चा पैदा करने में मर गईं। अब्बा इतने सारे बच्चों को रोटी ही नहीं खिला पाते थे, तालीम कहाँ से देते। भाई लोग बचपन से ही चाय पान की दुकान, पेट्रोल पंप आदि पर नौकरी करने लगे। 4 भाई बहन भूख और बीमारी से मर गए। बाप निकाह करके दूसरी औरत ले आया। अब्बा ने रुपयों के लिए 2 बहनों की शादी अरब से आए बूढ़ों के साथ कर दी। एक तो अरब चली गई, पता नहीं वहाँ वो कैसी है। दूसरी को उसका शौहर मौज मस्ती करके बम्बई के एक होटल में छोड़कर चला गया। बाद में उसने खुदकुशी कर ली। एक बहन को पास के गांव में 10-12 बच्चों के बाप से ब्याह दिया, जिसकी पहले से ही 2 बीबी जिंदा थीं। हमारा हाल तो आप देख ही लिए। मैं अपने ही विचारों में खोई थी कि उसकी आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। अरे अम्मा, इतनी देर से आप किस सोच में डूबे हैं? कुछ नहीं जरीना भी, मुझे सब याद आ गया। अब आपको कितने बच्चे हैं? आपका पति वैसा ही है या कुछ सुधर गया है? बच्चे तो हमारे अब भी 2 ही हैं। आपके मशवरे पर हम डॉक्टर अम्मा के पास गए थे, कापर टी लगवा दी थी, मर्द को पता ही नहीं चला। एक बार वो डॉक्टर अम्मा के पास ले गया कि इसको बच्चा क्यों नहीं होता। डॉक्टर अम्मा को हमने सब पहले से ही बता दिया था। जांच करके वो बोली, ये तो ठीक है, एक दिन तू भी जांच करा ले। फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास गया ही नहीं। आपकी सलाह से हमारी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी बन गई अम्मा, वरना अब तक तो यहाँ भी औलादों की लाइन लगी होती। हम उन्हें संभालते या कमा कर लाते। हमारा मर्द तो नहीं सुधरा था। पहले वो दारू पीता था, बाद में दारू उसको पी गई। जहरीली शराब पीने से पिछले वर्ष ही वो मर गया। मरते दम तक सताता ही रहा। वो हमारी 14 साल की बच्ची का निकाह हमारे अब्बा की उम्र के बूढ़े अरब से करना चाह रहा था, बदले में रुपया जो मिल रहा था। उस दिन हमें भी गुस्सा आ गया था। धक्का देकर उसे घर से बाहर निकाल आई। उसने मारने को हाथ उठाया तो हम भी डंडा लेकर खड़े हो गए। पुलिस बुलाने की धमकी दी। बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची को सौदे से बचा पाए। तुम्हारी बच्चियां क्या कर रही हैं? अम्मा, हम उन्हें अच्छी तालीम तो नहीं दे पाए। 7-8 क्लास पढ़ी हैं, लेकिन दोनों सिलाई कढ़ाई के हुनर में माहिर हो गई हैं। एक सिलाई मशीन तो ये अम्मा दिला दी थी, एक हमने खरीद ली। हम दुकानों से स्कूल ड्रेस, थैले, लहंगे, शमीज आदि थोक के भाव सिलने को ले आते हैं। काम अच्छा चल रहा है। बैंक में दोनों बच्चियों के नाम खाता भी खोल दिया है। अब एक ही तमन्ना है कि बच्चियों को अच्छा शौहर मिल जाए। अरब शेखों के दलाल तो बस्ती में चक्कर लगाते ही रहते हैं, किंतु हमें बच्चियों का सौदा नहीं करना। अरे अम्मा, क्या टाइम हुआ है? हमें अपनी सास और ननद को लेने स्टेशन जाना है। मर्द तो है नहीं, इसलिए ये काम हमें ही करना होगा। उसे टाइम बताकर मैं सोच रही थी कि आत्मनिर्भरता ने इस अनपढ़ गरीब महिला में कितना आत्मविश्वास भर दिया है। अपने प्रयासों से गरीबी की एक रेखा तो इसने पार कर ही ली है। गरीबी से लड़ते हुए अपनी समस्या में उलझे होने के बाद भी अपने दिवंगत पति की बूढ़ी माँ व बहन के आगमन के प्रति उत्साहित है।
बसों में भीड़ के धक्के मुक्के के बीच सफ़र कर उन्हें स्टेशन लेने जाने की इच्छा रखती है। इधर एक तरफ मेरे भाई भाभी हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने समृद्धि और ख्याति द्वारा सफलता की कई रेखाओं को पार किया है, किंतु अपनों के प्रति, निकटतम रिश्तों के निर्वाह के प्रति उदासीनता, उत्साहहीनता, सामान्य शिष्टाचारों की भी उपेक्षा उन्हें कहीं किन्हीं रेखाओं से नीचे भी ले आई है। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी रेखा के पार। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।